नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट विंडो के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज एक छोटे से वीडियो में मैं अपने तैयारी के दौरान मैंने जो भी स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया वो आप सभी के साथ साझा करूंगा। मेरा नाम नितेश कुमार पाठक है। मैंने 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में समग्र रूप से 70वां स्थान प्राप्त किया है और मुझे सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा का पद प्राप्त हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग में ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और पहले प्रयास में मुझे 63वें बिहार लोक सेवा आयोग में समग्र रूप से 25वां स्थान प्राप्त हुआ था और मुझे जिला नियोजन पदाधिकारी का पद प्राप्त हुआ है, जिस पे वर्तमान में मैं कार्यरत हूँ। और सेवा में सुधार के दृष्टिगत मैंने एक बार पुनः 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी, तो रैंक तो थोड़ा पीछे रहा, लेकिन मेरे को सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा का पद प्राप्त हुआ है। तो मैंने हिंदी माध्यम से अपनी परीक्षाएं दी है और इस क्रम में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज इस क्रम में आते रहे कि मैं अपना स्ट्रेटजी आप सभी के साथ शेयर करूं। तो जो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा अगले 10 से 12 मिनट में वो मेरा स्ट्रेटजी था, और अगर आपको ये ठीक लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और आप खुद से भी अगर कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो बेस्ट है, और उसमें अगर कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप थोड़ा बहुत इसे अपना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है। तो बिहार लोक सेवा आयोग में प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको वैसे सेक्टर्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करना होगा जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विगत के 4 से 5 वर्षों में जब आप उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतिहास में जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न से और बिहार के इतिहास रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो हम सभी जो बिपिन चंद्रा की बुक है या लुसेंट की बुक है उसको तो पढ़ते हैं, तो उससे सभी क्वेश्चन लगभग कवर हो जाते हैं। और जो बिहार का हिस्ट्री है उसके लिए बिहार की कोई एक बेसिक बुक को आप उठाएंगे, जैसे बिहार एक परिचय अरिहंत का या कोई भी है, तो उससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब उससे लगभग आप सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिला के जो 40 क्वेश्चन है तो आप हिस्ट्री में उसी प्रकार से उसको समय दें। दूसरा जो पॉलिटी से 15 से 17 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पॉलिटी के लिए तो हम लोग लक्ष्मीकांत की किताब को प्रीफर करते हैं और आप लोग भी करते होंगे, तो वो सफिशिएंट है। उसके 16-17 स्टार्टिंग के जो चैप्टर है उसको पढ़िए। मैथ्स के जो 10 क्वेश्चन हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो तो बना ही लेंगे, लेकिन जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं वो भी कुछ एसएससी के जो इंटर लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए मैथ्स से उसको आप थोड़ा सा जो है अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं 25-50 से, तो मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट होगा। इसी प्रकार से साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स परीक्षा में उनमें केमिस्ट्री खास करके काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और उससे अकेले 20 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस सेक्टर को ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसके लिए आप ल्यूसेंट की बुक तो पढ़िए ही, साथ ही में एसपीडी की जो एक साइंस की किताब है उसको आप पढ़िए, उससे लगभग सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला जो सेक्शन है हमारा वो करेंट अफेयर्स का है। तो करेंट अफेयर्स के लिए एग्जामिनेशन के आसपास तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल आ जाते हैं मार्केट में, हमको पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप जो प्रतियोगिता दर्पण है उसको आप मंथली आप पूरा करें, क्योंकि 30 क्वेश्चन में से लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से पूछे जाते हैं, और एक सीरीज में यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो वो सभी घटनाक्रम को कवर करने का प्रयास करता है। तो यहाँ से करेंट अफेयर्स और बाकी आप और सब सोर्स थोड़ा बहुत अपना सकते हैं, तो ये सब बेसिक सोर्स हुआ। अब हम चलते हैं मेंस के कुछ पोर्शन पे। चूँकि मैं हिंदी माध्यम से मैंने परीक्षाएँ दी है और 2 बार मैं अपियर हुआ हूँ, तो प्रथम प्रयास पे मुझे 25वां स्थान प्राप्त हुआ। उस समय भी मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे रहे GS1 GS2 और ऑप्शनल में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। तो इस क्रम में हम अगले 5-10 मिनट में चर्चा करते हैं मेंस के अलग अलग पार्ट पे किस प्रकार से वर्क करें। तो सबसे पहले आइए GS पेपर 1 में। GS पेपर 1 में 3 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स के, करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री। तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जो हिस्ट्री के जो सेक्शंस होते हैं
वो काफ़ी स्टैटिक किस्म के होते हैं। ज़्यादातर लोग को पता होता है कि ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस है क्या पूछे जाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप एक नोट्स तैयार कर लें, मुश्किल से 20 क्वेश्चन लगभग अगर आप कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमें लगता है कि वो सब बार के एग्ज़ाम में वही सब क्वेश्चन रिपीट हो के आने लगते हैं, तो उसको आप कर लें। और उस पर एग्जामिनेशन से 1 मंथ पहले उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो तो स्टैटिक किस्म के प्रश्न हैं। दूसरा जो इसमें सेक्शन होता है मैथ्स का, ये मैथ्स बड़ा स्कोरिंग होता है। तो 63वीं बिहार लोक सेवा आयोग में मुझे 72 नंबर के जो मैथ्स पूछे जाते हैं जीएस पेपर 1 में, उसमें 66 अंक प्राप्त हुए और उसमें जीएस पेपर 1 में 190, और इस बार भी 64वीं में जीएस 1 में 176 अंक प्राप्त हुए। तो मैथ्स में अच्छे अंक प्राप्त हुए तो ही ठीक ठाक मार्क्स आए हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स के लिए तो बहुत सारी किताबें उपलब्ध है, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथ्स में प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं, खास करके 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं और अभी 66वीं तो होने वाला है, तो 64वीं 65वीं तक के जो मेंस के क्वेश्चन है, प्रत्येक मेंस परीक्षा में जो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस 4 क्वेश्चन को अगर आप 5 से गुना कर दें तो 20 क्वेश्चन, 16-20 क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है। इस 16 से 20 क्वेश्चन को आप 10-10 बार बनाएं एक क्वेश्चन को, ठीक है। 10 बार अगर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते हैं आप अपने मुख्य परीक्षा से पहले, तो मुझे लगता है कि आप समर्थ होंगे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे 66वीं या 67वीं परीक्षा में। तो मैथ्स को वहीं से कीजिए, पहले वो कर लीजिए, फिर किसी और सोर्स को अगर कोई सजेस्ट कर रहा है या आपको खुद लगता है तो आप वहाँ से कीजिए। लेकिन मैथ्स का ये जो बेसिक है इसको आप कीजिए, तो मुझे लगता है कि इसी से आप उसको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला जो सेक्शन है इसका करेंट अफेयर्स का। करेंट अफेयर्स के लिए 2-3 सोर्स में मैंने लिया है, और आप भी उस सोर्स को यदि फॉलो करें तो मुझे लगता है कि अच्छे से आप क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। जैसे पहला सोर्स इसमें एक जो हिंदी माध्यम का जो पेपर है उसको आप पढ़ें। पेपर में क्या होता है कि इधर उधर की घटनाक्रम को पढ़ते पढ़ते हम एडिटोरियल ही लास्ट में मेरा छूट जाता है, तो कोशिश करें प्रथम पेज के बाद सबसे पहले आप एडिटोरियल सेक्शन में जाएं, ठीक है। और एडिटोरियल सेक्शन में जाके आप अपना 2 कॉपी बनाएं। 2 कॉपी को 4 हिस्सों में बांट के, एक में आप पॉलिटी के सेक्शंस, एक में इकोनॉमी के, एक में इंटरनेशनल रिलेशंस और एक में अदर कर दीजिए। और जिस सेक्शन का जो आर्टिकल है उसको आप उसमें लिखते जाइए। कुछ भी आप यदि पढ़ते हैं तो उसको लिखिए ज़रूर। तो पहला सोर्स हो गया दैनिक जागरण। उसमें अगर पॉलिटिकल मुद्दे हैं एडिटोरियल में तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई अगर ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो उसको आप ज़रूर से उस सेक्शन में डालिए। अगर पॉलिटिकल मुद्दा है तो पॉलिटी वाला सेक्शन में, इकोनॉमी से रिलेटेड है तो इकोनॉमी में जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन से है जो तो उसमें जाएगा वो। इसी प्रकार से दूसरा सोर्स जो होगा, एक ओनली आईएएस का एडिटोरियल आता है, ठीक है। वो सुमित रेवारी सर हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो ओनली आईएएस के एडिटोरियल को आप ज़रूर सुनिए, और वो लगभग 20 से 25 मिनट का एडिटोरियल होता है। और उसमें भी जैसे पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है तो 2 कॉपी जो आपने बनाया था करेंट अफेयर्स के लिए वो पॉलिटी वाला सेक्शन में चल जाएगा, जो इकोनॉमी वाला वो इकोनॉमी में, आईआर वाला आईआर में, अदर चल जाएगा। अदर जैसे सोसाइटी या साइंस टेक से संबंधित कुछ मुद्दे हैं तो उस सेक्शन में पार्टिकुलरली जाते रहेगा। ये आपका एकदम लॉन्ग टर्म प्लान है ये करेंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं करेंट अफेयर्स के वो थोड़े अलग किस्म के पूछे जाने लगे हैं। अलग अलग सब पार्ट में क्वेश्चन को बांट दिया जाता है, तो मुझे लगता है इतना करना होगा। एक और सोर्स आप राज्यसभा टीवी का देश देशांतर जरूर सुनिए। ये पैनल का डिस्कशन होता है, मंडे टू फ्राइडे आ जाता है। उसमें भी जो भी आपको आर्टिकल मिलता है, जिस भी मुद्दे पे डिस्कस किया जाता है, उसको उसी सेक्शन में उसी कॉपी में आप लिखते जाए, उससे 2 कॉपी आपका करंट अफेयर्स का बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसका जो एक और सेक्शन है, नहीं ये तीनों सेक्शन इसका हो गया। अब आइए जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 में 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, पॉलिटी एक सेक्शन, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का एक सेक्शन और साइंस टेक का एक। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं साइंस टेक को। साइंस टेक को अप्रोच करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात, जो जीएस पेपर 1 के लिए बुक मैं सजेस्ट करूँगा वो बिहार नमन का जो वॉल्यूम 1 है उसको आप फॉलो करें। बिहार नमन का वॉल्यूम 1, ठीक है, उसको आप लीजिए, और वो बड़ी अच्छी किताब है और बड़े सरल शब्दों में सभी चैप्टर को समझाया गया है, तो वो आपको मददगार होगा।
जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी सेक्शन है उसके लिए आप तो लक्ष्मीकांत की जो शुरू के 17 से 18 चैप्टर है उसको आप कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उससे आप पॉलिटी क्वेश्चन करने में समर्थ होंगे। दूसरी बात ये कि पॉलिटी का जो आपने करेंट सेक्शन में लिखा था, जो करेंट वाले कॉपी में पॉलिटी सेक्शन में जो आपके आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स और राजसभा टीवी देश देशांतर के सोच के जो डिस्कशन लिखे थे वो बड़ा मददगार होगा। ये तो लक्ष्मीकांत तो स्टैटिक पार्ट के लिए, वो करेंट से आपको जोड़ेगा तो ओवरऑल क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन काफ़ी अधिक हो जाता है। दूसरा जो इसमें हम देखते हैं वो इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए, इसके लिए बिहार नमन का जो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 जीएस 1 के लिए, और जो वॉल्यूम 2 है उसमें जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी दिया हुआ है उस सारे चैप्टर को आप कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि वो सारे प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। मेरा चूँकि ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो मैंने उधर से ही 2 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था और उसमें अच्छे मार्क्स मिले। और जो एक और सेक्शन इसका साइंस टेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट साइंस टेक्स्ट होता है, क्योंकि आप देखेंगे पॉलिटी के आंसर्स तो सभी कोई लिख ही लेते हैं अच्छा खासा, आप लोग भी लिख लेते होंगे। और जो खास करके इकोनॉमी ज्योग्राफी का है, किसी का थोड़ा अच्छा लिखा जाता है, किसी का थोड़ा कम अच्छा लिखाता है, लेकिन साइंस टेक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। और साइंस टेक में यदि आप सिलेबस पे ध्यान देंगे, बीपीएससी के सिलेबस पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो वास्तविक पहलू है, मानवीय पहलू है, उस पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, आप सिंपली इसमें ये कीजिए साइंस टेक में कि 10 से 20 टेक्नोलॉजी को आप पढ़ लीजिए। जैसे आप एक दिन स्टार्ट किया और नैनो टेक्नोलॉजी को आपने पढ़ा, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है आपने अच्छे से समझा, और अलग अलग सेक्टर्स में उसके प्रयोग को, जैसे कि आप कृषि के सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का, पर्यावरण के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में क्या आ सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग हो सकता है। तो 20 टेक्नोलॉजी, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी एक हो गया, आपका जैव प्रौद्योगिकी जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं वो दूसरा हो गया, जीएम क्रॉप्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। तो उसको आप जो है एक एक टेक्नोलॉजी के कम से कम 5 सेक्टर्स को आप पढ़ लीजिए। एक टेक्नोलॉजी को यदि आप 5 सेक्टर्स को पढ़ लेते हैं तो एक अच्छी खासी समझ आपकी आ जाएगी। और इस प्रकार से यदि 20 टेक्नोलॉजी को आप पढ़ लेते हैं और परीक्षा में जब आपको प्रश्न आए कि बताइए कि ये समस्या आप विज्ञान प्रौद्योगिकी की मदद से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप 4-4 सुझाव जो है एक एक में अपनाइए। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आ गया स्मार्ट सिटी पे आ गया, या एग्रीकल्चर रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसा गवर्नमेंट का प्लान जिसमें पूछ देता है कि आप साइंस टेक का उपयोग करके इसको कैसे जो है अच्छे से व्यवस्थित करेंगे। तो अब आप क्या कीजिए कि 20 टेक्नोलॉजी जो आपने पढ़ा है, एक एक टेक्नोलॉजी को आप रिकॉल करना वहाँ से स्टार्ट कीजिए। जैसे चलो ठीक है, हमको स्मार्ट सिटी करना है तो बताओ कि नैनो टेक्नोलॉजी कैसे उपयोग कर सकते हैं। बस एक एक टेक्नोलॉजी पे आप अपने दिमाग को इधर से उधर लाइए कि हाँ पहले मैंने नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा, फिर जैव प्रौद्योगिकी पढ़ा, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा, फिर रोबोटिक्स पढ़ा। एक एक को लेते जाइए और दिमाग में जोड़ने का प्रयास कीजिए। अच्छा, ये सेक्टर में ये टेक्नोलॉजी कैसे प्रयोग, आपको कुछ ना कुछ एकदम मिलता चला जाएगा हर एक टेक्नोलॉजी में। और अगर 5-7 टेक्नोलॉजी आपने लिख दिया, प्रत्येक ये के लिए आपके दिमाग में आता है कि हाँ इसका इस सेक्टर में ये प्रयोग है, और ये निरंतर अभ्यास से ही आता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा आंसर्स वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो साइंस टेक में अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, बशर्ते कि आपका आंसर जो है वो बहुआयामी हो, मल्टी डायमेंशनल हो, ठीक है। अब एक बात है ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल तो सबका अलग अलग है, तो ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक ऑप्शनल के बारे में ही मैं बता पाऊँगा, तो मैं उसके लिए मैं अलग वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा। तो इसमें जैसे कि 2-3 बातें जो है, कुछ ऐसे ऑप्शनल को चुनने का प्रयास करें जिससे पिछले कुछ समय में जो है रिजल्ट आते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शनल्स हैं जिससे बहुत कम रिजल्ट आता है, तो वहाँ पे हम लोगों को विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये लेके हमको करना है, ठीक है। भले ही वो आप कर लेते हैं लेकिन आपका रैंक भी अच्छा नहीं मिलेगा और फिर बार बार प्रयासरत रहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक ऑप्शनल को चूज करने में थोड़ी सावधानी आप बरतिए। दूसरा बात ये कि GS1 और GS2 में आप जितना समय देते हैं प्रतिदिन, उसका उतना समय दीजिए अकेले आप अपने ऑप्शनल में, ठीक है। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे आप ज्योग्राफी पढ़िए यदि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो, और 4 घंटे आप पढ़िए GS पेपर 1 और GS पेपर 2 को मिला के, ठीक है। ये है। और अगला चरण तो साक्षात्कार का होता है, उसमें तो बहुत सारे लोग आपको गाइड करते ही होंगे।
तो बस 2-3 बातें हैं। माध्यम हिंदी माध्यम से बहुत लोगों का मानना है कि रिजल्ट नहीं होता है या कम होता है। ठीक है, वो बातें अपनी जगह है, लेकिन इन सब बातों में अपना समय ज़ाया ना करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसे आप चाह के भी बदल नहीं सकते। बस आपका प्रयास उस दिशा में रहना चाहिए। जैसे कि आपको अगर पता है कि चलिए इंग्लिश माध्यम से 90% अभ्यर्थियों का नहीं होता है, तो सबसे पहले तो आपका ये मानना गलत है। और मुझे इस चीज़ का कभी एहसास नहीं हुआ कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट नहीं होता। आप सिर्फ पढ़ते रहिए, रिजल्ट होगा। हमारे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ होता है कि आंसर में क्वालिटी नहीं होते हैं, तो अगर क्वालिटी आपके आंसर में नहीं होगा तो नंबर्स तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब बातों से आप दूर एकदम तैयारी कीजिए। हिंदी माध्यम से रिजल्ट होता है। मैंने खुद एक बार में 25वां स्थान प्राप्त किया और दूसरी बार में 70वां स्थान प्राप्त किया। तो आप नहीं कह सकते, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम से सफलता प्राप्त की है। तो आप इस ये में ना रहें कि हिंदी माध्यम लिए हैं क्या होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा रिजल्ट होता है, भले आपका वैल्यू एडिशन आंसर्स में सही होना चाहिए। आपका जो करेंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो पार्ट है उसको आप ज़रूर जोड़िए अपने आंसर में। जो बिहार से संबंधित लास्ट में प्रत्येक क्वेश्चन में जोड़ दिया है तो उसको भी जोड़ें। अगर आप कंप्लीट आंसर्स लिखते हैं तो नंबर कटने का कहीं सवाल नहीं होता है, और हिंदी माध्यम से भी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इन सब में ना रहें कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट नहीं होता। उससे क्या होगा, तो आपको फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। फिर अगर किसी का कुछ क्वेरी होगा तो फिर मिलेंगे एक एक सेक्शन के एक एक वीडियो बना के, और उस क्रम में जो भी आप लोगों की जो भी परेशानियां होगी उसे मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। जिन भी लोगों को ज़रूरत होगी तो मेरे कुछ नोट्स हैं, उसको आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया, और बाकी अंतिम में आपका जो अपना स्ट्रेटेजी आप उसको फ्रेम करें। बहुत बहुत शुभकामना आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, चाहे वो 66वीं हो या 67वीं हो। सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामना, और इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।